हेलो, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो आज मैं फिर से आप सभी के सामने अवेलेबल हूँ एक नए लेक्चर में, जिसमें हम करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लेक्चर नंबर 5 को। किसको? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लेक्चर नंबर 5 को। अभी तक हम 4 टॉपिक कर चुके हैं सेम टॉपिक पे। मैं आपको बता दूं, हमारा ये लेक्चर आप चाहे बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो, पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, बीपीटी का देने वाले हो, एमएलटी, या फिर आप एम्स में बीएससी नर्सिंग, केजीएमयू, आरयूएचएस, एबीबीएमयू, बीसीईसी के लिए देना चाह रहे हो, तो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं और हमारे कंटेंट के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं डेली 15 क्वेश्चन कराता हूं चैप्टर वाइज, ठीक है। और हर 15 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देता हूं, ताकि आप करो, खुद को एनालिसिस करो। और उसके बाद आंसर शीट भी आपको इसमें नीचे दी रहती है। क्लास खत्म होने के बाद ही इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देते हैं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और पीडीएफ मिल ही जाएगी। साथ ही साथ में देखो, बहुत सारे, एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि अभी इस वक्त क्या है, बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आ रहा है कि सर फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम है, फिजिक्स नहीं हो रहा है, कुछ करो फिजिक्स को। अगर आपको भी लग रहा है कि भाई फिजिक्स में प्रॉब्लम वाकई में है, तो सच में कुछ तो ऐसा हमें बताओ। एक दो बच्चों ने कमेंट किया, मोस्टली बहुत कम बच्चों ने किया, लेकिन जेन्युइनली अगर ये बात है, फिजिक्स में दिक्कत हो रही है, तो बताओ। हम आपके लिए, मैं खुद ही आपको फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे करा दूंगा, आपके जितने भी चैप्टर होंगे सबके। चाहे आपको इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर के सेमीकंडक्टर की बात हो, या फिर आपका काइनेमेटिक्स से लेकर के आपका ऑसिलेशन तक की बात हो, सारे चैप्टर्स के करा दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे। और तो फिर देखो, अगर प्रिपरेशन करनी हो तो मोटिवेशन तो बनता है। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आपको सारी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही कराई जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, याद रखो। तो कोशिश करो जल्दी से जल्दी इस चैनल को ग्रो करने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और मैं बता दूं कि मैं हर एक क्वेश्चन को हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ, चाहे वो, ताकि आप चाहे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो या फिर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। क्योंकि आधे प्रश्न को समझना ही क्या, आधे प्रश्न को समझने से ही में उत्तर पता चल जाता है कि भाई क्या उत्तर होने वाला है, ठीक। देखो, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और देखेंगे पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। और मेरे पढ़ाया हुआ अगर तरीका आपको पसंद में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि सर ये चीज ऐसा था, ये चीज ऐसा था। आप एकदम फ्रेंडली हो सकते हैं मुझसे, ताकि आपकी और हमारी बीच की जो बॉन्डिंग है, इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग बना सके, ठीक है। अब चलो, जैसे कि देखो, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, यानी कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का एक हिस्सा है। क्या? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का हिस्सा है। अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में क्या क्या आती हैं, आपको चीजें पता होनी चाहिए, थ्योरी पढ़ी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कर पाओगे। क्या? तभी आप कर पाओगे। अब यहाँ पे देखोगे, थिन स्क्वामस एपिथेलियल ऑफ एल्विलाई, बिल्कुल ये नहीं होता है। एंडोथेलियम ऑफ एल्वियुलर कैपिलरीज बिल्कुल होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप एनसीईआरटी का जब आप बुक खोलोगे, उसमें आपको राइट साइड वाले पेज पे मिलेगा। क्या? राइट साइड वाले पेज में मिलेगा कुछ एक इस प्रकार से एक डायग्राम मिलेगा, और उस डायग्राम को आपको क्या करना है, याद करना, ऐसे करके कुछ बना होगा, उसको देखना, याद करना और पढ़ना उसको। वहां पे आपको ये लेयर्स के नाम दिखेंगे, आप उसको रट लो। क्या? रट लो, क्योंकि आपके एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा है। क्योंकि देखो, अब नाम है, नाम को आप कैसे समझोगे? नाम को समझना पॉसिबल ही नहीं, आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन किन चीजों से, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किस चीजों से मिलकर के बनी होती है, उसको आपको रटना ही पड़ेगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको हम याद करा दें या समझा दें, कोई ऑप्शन सेकंड नहीं है। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे कि क्वेश्चन सेकंड कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा कथा स्टेटमेंट है जो कि सही है। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। क्या है? इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। देखो, यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए। सबसे पहले आपको सभी स्टेटमेंट को बहुत अच्छे ध्यान पूर्वक से समझना है, और सबसे पहले मार्क कर लिया करो भाई, करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, इस चीज को आप मार्क कर लिया करो। एक सही तरीका होता है एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। क्वेश्चन ऑप्शन कहते हैं, एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिल्कुल सही बात है। एल्वुलाई हमारा जो होता है लंग का प्राइमरी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का साइट होता है, ठीक है। अब ऑप्शन बी बोलता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर एट द टिश्यू लेवल एंड एल्वुलर सरफेस। बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है। ये कोई लाइन कहती है कि जो गैसेस
का एक्सचेंज होता है वो टिश्यू लेवल पे होता है और एल्व्यूलर सरफेस पे होता है, यानी कि एल्व्यूलाई के सरफेस पर टिश्यू लेवल पर आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, लंग्स के अंदर एल्व्यूलाई के सरफेस पर, ठीक है, होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। आप बुक पढ़ोगे अच्छे से तो आपको थ्योरी में मिलेगा, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, यानी कि देखो ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, इज रिप्रेजेंटेड बाय एज PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये ऑप्शन कह रहा है कि अगर हम एक मिक्सचर को लेते हैं जिसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, उसमें अगर हम किसी एक पर्टिकुलर गैस की, एक इंडिविजुअल गैस की प्रेशर की बात करें तो क्या हम उस प्रेशर को पार्शियल प्रेशर नाम दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर एक गैसेस का मिक्सचर है उसमें बहुत सारे प्रेशर इंक्लूड है, उसमें अगर हम किसी एक पर्टिकुलर गैस के प्रेशर की बात करें तो हम उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। और किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर को दर्शाने का जो तरीका होता है कुछ इस प्रकार होता है, P मतलब पार्शियल प्रेशर एंड O2 अगर हमने लिख दिया इसका मतलब होता है कि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अगर हमने PCO2 लिख दिया इसका मतलब ये हो गया कि आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिख दिया है। PNO2 लिख दिया यानी कि आपने क्या लिख दिया, PNO2 का पार्शियल प्रेशर लिख दिया फॉर एन एग्जाम्पल। तो आपके यहाँ पर चार के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन लगेगा, ऑल ऑफ दीज। क्या ऑल ऑफ दीज? नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन है, क्या नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन है, देखेंगे क्या कहता है कि क्वेश्चन कहता है द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन a partial pressure is much higher compared to than that of O2। why? क्या why? अब देखो सबसे पहले आपको तो ये समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। एक बार जब देखो जब कोई बड़ा क्वेश्चन है उसको धीरे धीरे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ो, अगर आप चाहते हो कि आप क्वेश्चन सही से लगा पाओ, क्या क्वेश्चन को सही से लगा पाओ। अब देखो पढ़ोगे तो अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन कंपेयर टू। एक क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देखो अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की, तो इसमें से डिफ्यूजन का रेट, क्या डिफ्यूजन का रेट PCO2 का हाई है और PO2 का कम है। क्या PCO2 का हाई है और PO2 का कम है, ऐसा क्यों है? वाई मतलब क्यों है? देखो मैं आपको एक सीक्वेंस बता दूं, याद रख लेना। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिफ्यूजन की अगर हम बात करें, क्या डिफ्यूजन रेट की अगर हम बात करें, किसकी डिफ्यूजन की रेट का बात करें तो CO का यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, फिर CO2 का डिफ्यूजन रेट होता है, फिर O2 का होता है। अगर हम इनके रिलेशन की बात करें तो इन दोनों में 200 से 250 टाइम्स का डिफरेंस होता है और इसमें 25% का होता है। कितना? 25% या 20 से 25 टाइम बोल सकते हैं, गुना। ठीक है, इस चीज को याद कर लेना, ये चीज आपके एग्जाम में आता है कि भैया CO2 से कितना टाइम ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, और CO2 का भी कर लेना। ठीक, इस क्वेश्चन में यही बोला गया है। अब देखोगे, अगर आप देखोगे तो यहाँ आप देखोगे बोलता है बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 से 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2, यानी कि जो आपके CO2 की घुलने की काबिलियत है वो 20 से 25 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। लेकिन अगर यहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात किया होता तो यहाँ पर 200 से 250 टाइम्स हो जाता है। क्या जब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तब यही चीज 200 से 250 टाइम्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच कंडीशन इज फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्या कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन को बनाने के लिए सक्षम है या ज्यादा फेवरेबल है कि इस कंडीशन में ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाया जा सकता है? देखो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का सबसे पहले मतलब समझ लो कि हीमोग्लोबिन में हमें ऑक्सीजन को मिक्स करना है और HbO2 बनाना है, इसको हम ऑक्सीहीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसको बनाने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो आपको याद ही करनी पड़ेगी। क्या याद ही करनी पड़ेगी? अब याद करो, अगर हमें ऑक्सीजन को ऐड कराना है, क्या ऑक्सीजन को ऐड कराना है तो याद करो, ऑक्सीजन ऐड कराना है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो यही होगी। अब देखो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहाँ पे हाई है, ठीक है, चलो यहाँ पे लो है, काट दो। हाई है, ये हो सकता है, ये काट दो, इसमें लो लिखा है। ठीक, अब
अगर हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होना चाहिए। अब देखो लो कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर लो है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गए थे और ये वाला भी कट जाएगा क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हमेशा कम होना चाहिए अगर हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है, क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है तब। इस कंडीशन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मूव ऑन करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है, वाक्य है जो गलत है, क्या है जो कि गलत है, आपको ये बताना है। ठीक है, हाँ, अब देखो स्टेटमेंट 1 कहता है ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन ए इरिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या ये बात सही है कि आपका जो क्या है हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन से कुछ इस प्रकार बाइंड करता है कि वो कभी भी रिवर्स ना हो पाए, क्या ऐसा है? ठीक है, देखते हैं आगे अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। चलो ये ठीक तो बात सही है कि एक जो आपका हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, मैक्सिमम अप टू 4 हीमोग्लोबिन को कैरी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बात बोली कि इरिवर्सिबल मैनर में बांध सकता है, बाइंड करता है, तो ये बात इन्होंने बिल्कुल सही नहीं बोली है, बिल्कुल गलत बोली है। ऑक्सीजन हमेशा हीमोग्लोबिन से इरिवर्सिबल मैनर में बाइंड करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इनकरेक्ट एंड द स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट वन। ठीक है, व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी दैट ऑप्शन नंबर सी, it's representing that statement 1 is incorrect and statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. It will be the correct answer of this question. Next question, it is most important one question for your examination, maybe your AIMS, BSc Nursing, Paramedical, BPT, MLT. ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। हाउ मच O2 is delivered to the tissue by each 20 ml of oxygenated blood, यानी कि 200 ml ब्लड से, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कितना ऑक्सीजन एक टिश्यू में डिलीवर होता है। यानी कि अगर आपका ब्लड 200 ml हम इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा खून के जरिए ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है, क्या ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है हीमोग्लोबिन की मदद से। तो 200 ml ब्लड है आपका, उसमें कितना अमाउंट ऑफ हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन डिलीवर होता है, क्या कितना होता है? देखो याद करो, जब आप एनसीईआरटी को खोलोगे तो आपको वहां पे 100 ml का दिया गया है, 100 ml का इन्होंने कितना दिया है, 5 ml। अगर हम 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसमें आप 5 ml का ऑक्सीजन कैरी करता है। यहाँ पर 200 ml है तो आपका यहाँ पर 10 ml हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1। तो the correct answer will be 10 ml for the 200 ml of oxygenated blood, 200 ml of the oxygenated blood, 200 ml of the oxygenated blood। ठीक है, मोस्टली क्या होता है एग्जाम में आपसे 100 ml का ही पूछा जाता है और 100 ml का 5 ml दिया होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 200 ml का पूछा जिसका आंसर 10 ml होगा, क्योंकि जब यहाँ पे क्वांटिटी डबल कर दी तो क्वांटिटी भी यहाँ पर भी तो डबल हो जाएगी। लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the value of PO2 and PCO2 in the pulmonary vein? आपकी जो PO2 है इसकी क्या वैल्यू होगी आपकी पुलमोनरी वेन में? ये क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आपको याद ही करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्या सीधी सी बात है, आपको याद ही करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आप इसे याद कर लो। आपका जो एग्जाम एनसीईआरटी में आप देखोगे राइट साइड आपके यहाँ पे डायग्राम बना होगा ह्यूमन बॉडी का दिया होगा, लंग्स का दिया होगा, उसमें पार्शियल प्रेशर दिए होंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर का, बॉडी से एटमॉस्फेयर का, फिर टिश्यूज का, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, इन सब का, उन्हें आप याद कर लो, अच्छे से काम आएगा आपके एग्जाम में और हमेशा क्वेश्चन इससे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस ओनली एट द एल्वियोलाई ऑन रेस्पिरेटरी सरफेस बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गैसियस एक्सचेंज जो है एल्वियोलाई के सरफेस पे होता है, पर ऐसा क्यों होता है? जो डिफ्यूजन होता है एल्वियोलाई के सरफेस पे वो वहीं पर ही क्यों होता है? क्यों? क्योंकि रिच सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कैपिलरीज एट द एल्वियोलाई, यानी कि कैपिलरीज की बहुत अच्छी सप्लाई है वहां पर एल्वियोलाई के अंदर। बिल्कुल सही बात है यार, क्योंकि जब ज्यादा अमाउंट में आपका ब्लड आएगा तो ज्यादा ऑक्सीजन को भी हम डिफ्यूज कर पाएंगे। लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द एल्वियोलाई, बिल्कुल एल्वियोलाई है ही इसीलिए कि
आपके लंग्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके। क्या कर सके? आपके लंग्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी थिन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। जितना ज्यादा आपका मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन होगी, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, जितनी थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन होंगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। इस बात को आप याद कर लो। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अभी हमारे पास 6 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और एक क्वेश्चन आपको जरूर होमवर्क में मिलेगा, जैसा कि मैं हर रोज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को अफेक्ट करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफ्यूजन गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ दिस। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन सभी फैक्टर्स पे ही हमारा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिपेंड करता है। तो यही फैक्टर होंगे जिन पे हम अफेक्ट भी करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पढ़ेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के लिए सही है? बिल्कुल ट्रू पूछा गया है। क्या ट्रू पूछा गया है? तो देखो यहाँ पे अब जब देखोगे कि इट इज हायर देन इन एल्वियोलाई देन पुल्मोनरी वेल, ये बिल्कुल गलत है। अब जब भी इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे ऑप्शन नंबर सी आपको सही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे आपका जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, वो हायर होता है सिस्टेमिक वेन्स में, सिस्टेमिक वेन्स में एज कंपेयर टू सिस्टेमिक आर्टरीज से। क्या? सिस्टेमिक वेन में हायर होता है एज कंपेयर टू सिस्टेमिक आर्टरी में। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लो, ये समझने वाला क्वेश्चन है पूरा। जब आप ये डायग्राम पढ़ोगे तब ये चीज को आप समझ पाओगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एल्वियोलाई टिश्यू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कहां पर देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। और देखते हैं कितने लोग करेक्ट आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क में रहता है। जिस प्रकार से मैं आपको एक क्वेश्चन डेली देता हूं, आज भी उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 दिया, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या? बहुत ही ज्यादा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्लड इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 अबाउट, यानी कि ब्लड एक माध्यम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के को ले जाने के लिए। क्या? ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितना अमाउंट, मतलब अबाउट कितना, कितना परसेंट। देखो यहाँ पर बात की है क्या, की बात की कितना परसेंट। तो याद रखना, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे O2 की, रिस्पेक्टिवली आगे लिखा होगा तो देखेंगे आप यहाँ पे ऑक्सीजन 97% ट्रांसफर होता है। क्या? ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन 97% ट्रांसफर होता है। क्या होता है? 97% होता है। परसेंट ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाई RBC। ब्लड में 97% आपका जो, क्या ब्लड में आपका 97% क्या है, ऑक्सीजन RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। आगे देखेंगे, हाँ, इन द ब्लड एंड द रिमेनिंग of CO2 is carried in a dissolved state through the, यहाँ पे प्लाज्मा हो जाएगा और यहाँ पे 3% हो जाएगा। कितना? 3% हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन कहता है ब्लड में अगर हमारे पास 100% ऑक्सीजन है, क्या ब्लड में अगर हमारे पास 100% ऑक्सीजन है तो 97% आरबीसी के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, और 3% आपका किसके थ्रू होगा? प्लाज्मा के थ्रू होगा, प्लाज्मा के थ्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे इस डायग्राम को आप देख पाएंगे, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीटेड है, बहुत ही ज्यादा। यानी कि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दियो, मेडिकल का या नॉन मेडिकल का, सब में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या? यहाँ पर कौन सा ऐसा एंजाइम होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाटर को जब हम एड ऑन करेंगे तो बाइकार्बोनेट आयन देता है। क्या देता है? बाइकार्बोनेट आयन देता है। अब देख पाओगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही इसको कार्बोनेट में कन्वर्ट करता है और H+ आयन में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? CO2 trapped as at the tissue level and transported to the dash is released out as CO2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14
क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे तो ये कहता है कि CO2 जो ट्रैप करते हैं, CO2 जब पकड़ा जाता है, CO2 जब कैप्चर होता है हमारे टिश्यूज के द्वारा, तो बाइकार्बोनेट के थ्रू ये ट्रैवल करता है टिश्यूज में और ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसमें, एल्वुलाई में। ठीक है, एल्वुलाई के थ्रू ये रिलीज कर दिया जाता है CO2 को। ठीक है, क्या CO2 जब भी देखो ट्रैप करती है हमारी बॉडी, क्या करती है, CO2 जब भी हमारी बॉडी ट्रैप करती है उसको क्या करती है, किसके बाइकार्बोनेट के फॉर्म में करती है, किसके बाइकार्बोनेट के फॉर्म में करती है, जिसको हमारी एल्वुलाई कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज आउट कर देती है। इस क्वेश्चन का आंसर ये था, एक्सप्लेनेशन भी जो मैंने बताया सेम एज इट इज है। 15 क्वेश्चन नंबर देखेंगे एंड इन वन अगेन एक दूसरा ऐसा क्वेश्चन जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं करा देता हूं, मेरा मन नहीं था इस क्वेश्चन को कराने का। डी यानी दो ऑप्शन, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको, दो वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य सही है, कौन सा गलत है, या फिर दोनों गलत है या फिर एक गलत है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डू नॉट डिपेंड्स ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, बिल्कुल सीधी सी बात है, गलत बोल रहा है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हमेशा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे डिपेंड कैसे करती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस होगी उतनी ही ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। अब अगर देखोगे कि आपकी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आप देख पाओगे पहला फैक्टर हो जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, यानी कि जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी किसी गैस की उतनी ही ज्यादा उसका डिफ्यूजन रेट होगा। सेकंड फैक्टर क्या था, सेकंड फैक्टर था कि जितना ज्यादा थिकनेस मेम्ब्रेन होगी, जितनी ज्यादा आपकी मेम्ब्रेन स्क्वामस एपिथेलियम जितनी ज्यादा थिक होगी उतना ज्यादा डिफ्यूजन का रेट होगा। ठीक है, एक फैक्टर था। दूसरा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे, एट द टाइम ऑफ डिफ्यूजन के समय पर गैसेस मूव फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू द लो पार्शियल प्रेशर। चलो ठीक है, इन द लाइट ऑफ द अबव लाइन ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है, सीधी सही सी बात है, सही है। दैट मीन स्टेटमेंट वन आपका इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट आपका 2 क्या है, करेक्ट है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये रहे आज के 15 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पेज से यकीन मानो मैक्सिमम अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी टॉपिक से ही पूछे जाते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको कराया है। और मैं बात करूं कि कितने दिन और ये सेम चैप्टर चलेगा, तो इस चैप्टर में 6 DPPs थी टोटल, 6 पार्ट थे। 6वें में से आज 5 कंप्लीट हो चुकी है। इसका आंसर सीट आप देख पाओगे, और अगर आपको ये टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी, ना मिल जाए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, वहां पे मिल जाएगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई क्लास के साथ। एक लास्ट PDF है जिसकी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के पार्ट नंबर 6। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।